आप सभी की गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी होंगी और ये आपका बेस्ट टाइम है जिसमें आप अपने स्कोर को अच्छा करने के लिए जल्दी से जल्दी अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो जय श्री राम बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7th का 8th चैप्टर समय एवं गति का मापन। बाकी सारा सिलेबस मैं कवर कर चुका हूँ ऐसे 1 का साइंस का, और ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है, तो आप सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे समय और गति के बारे में। ठीक है, समय बेटे, समय किस प्रकार से इवॉल्व हुआ, यानी कि लोगों ने समय को देखना किस प्रकार से सीखा या किस प्रकार से घड़ियां बनाई गई, हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में गति किस प्रकार से समय के साथ जुड़ी हुई है या गति को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी आपको एक कहानी दे रखी है जिसके अंदर एक प्रेरणा नाम की लड़की है, ठीक है बेटे, जो धाविका बनना चाहती है, यानी कि रनर बनना चाहती है। ठीक है, यानी कि दौड़ना सीखना चाहती है। ठीक है, अब वो क्या करती है बेटे, अपनी छोटी बहन के साथ टेलीविजन पर खेल जो चैनल देखते हैं उसमें वो रनिंग की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है वो सब देखती है। 100 मीटर की जो रेस होती है उसकी जो चीज़ें होती हैं वो देखती है। ठीक है, अब अपने जनपद में यानी कि जोनल लेवल पर वो एक तीव्र धाविका भी घोषित हो चुकी है, यानी कि वो बहुत अच्छी रनर भी है। ठीक है, अब उसका मन है कि भाई वो इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत के लिए पदक लेके आए 100 मीटर की रेस में। ठीक है, अब उसने देखा कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि जो ओलंपिक खेल होते हैं उसके अंदर तीव्र दौड़े जो होती है ना, यानी कि तेज दौड़े जो होती हैं, मान लीजिए 2 खिलाड़ी हैं, वो एक ही साथ अगर क्या कर दे बेटे, एक ही साथ अगर 2 खिलाड़ी क्रॉस कर जाएं रिबन को, यानी कि 2 खिलाड़ी एक साथ क्रॉस कर जाएं, तो हम पता कैसे लगा पाएंगे कि भाई कौन सा पहले आया। तो इसके लिए ओलंपिक्स में क्या करते हैं बेटे, छोटी से छोटे सेकंड्स को भी देखा जाता है, यानी कि मिली सेकंड्स को भी चेक किया जाता है, किसका पहले पैर या कोई भी बॉडी पार्ट रिबन पे टच हुआ है, तो उससे पता लगाया जाता है कि कौन सा धावक फर्स्ट आया है, कौन सा सेकंड आया है। यानी कि हम इतने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं कि हम समय की छोटी से छोटी इकाई को भी बेटे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो बोलती है कि भाई ये जो ओलंपिक खेल है इनके अंदर एक विराम घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, या बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि उनके एक मामा भी हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। ठीक है ना, तो वो ब्रेल घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि उनके पास एक बोलने वाली घड़ी भी खरीदी है उन्होंने, जो कि बटन दबाते ही टाइम को बता देती है। तो ये सब तो घड़ी के बारे में बता दिया कि किस प्रकार से घड़ी का आज के टाइम पे घड़ी जो है वो इवॉल्व हो चुकी है, नई नई घड़ी आ चुकी हैं। लेकिन मान लीजिए अब उसके लड़की के दिमाग में ख्याल आया कि अतीत में यानी कि पुराने समय में जो लोग थे उनके पास तो घड़ियाँ होती ही नहीं थी, तो फिर वो किस प्रकार से टाइम का पता लगा पाते थे। ठीक है, यह सवाल आपके मन में भी आया होगा। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है वो यही है, समय का मापन किस प्रकार से किया जाता था जब घड़ियां ही नहीं होती थी। तो देखिए हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा बेटे, उन्होंने अनुभव किया कि जो हमारी प्रकृति है ना बेटे, हमारी प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक निश्चित समयावधि पर बार बार होती हैं, यानी कि दोबारा से होती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है बेटे, सूर्य उदय भी होता है, सूर्य अस्त भी होता है। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं बेटे बदलती रहती है हर महीने में। ठीक है, कभी चंद्रमा पूर्णिमा में चले जाता है, पूर्णिमा हो जाती है, कभी पूरा चांद निकल जाता है और कभी चांद पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऋतुएं हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ये सब भी आती रहती हैं। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हमारे पूर्वजों ने देखी जो बार बार बदलती रहती थी। तो इन्हीं को देखकर उन्होंने क्या घटना चक्रों को बनाया, और इनको देखकर सबसे पहले जो कैलेंडर बनाया जिसको हमने पंचांग का नाम दे दिया। ठीक है, पंचांग का नाम दे दिया। ठीक है, सूर्य के उदय और अस्त होने पर उन्होंने एक दिन को परिभाषित किया कि जब सूर्य उदय होगा और अस्त होगा उसको हम एक दिन बोलेंगे। उसके बाद दिन के समय को जानने के लिए कई विधियों की खोजें प्रारंभ होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे बेटे कि एक दिन तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया है ना, तो छोटी छोटी टाइम को देखने के लिए या नापने के लिए उन्होंने कई सारी घड़ियां बनाई। तो जो प्रारंभिक जो घड़ियां थी वो थी बेटे धूप घड़ी थी, है ना, धूप घड़ी बनाई होगी उन्होंने, जल घड़ियां थी, रेत घड़ियां थी और मोमबत्ती घड़ियां, यानी कि 4 घड़ियों के बारे में हमने देखा। अगर हम बेसिकली धूप घड़ी के बारे में बात करें तो ये आपके सामने धूप घड़ी दे रखी है इन्होंने। धूप घड़ी में क्या है बेटे कि जो सूरज की रोशनी से, ठीक है, अच्छा नाम से पता चले धूप घड़ी है तो सूरज की रोशनी तो चाहिए। ठीक है, तो सूरज की रोशनी जब पड़ती थी तो छाया से आप पता लगा पाते थे कि बेटे कौन कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ये धूप घड़ी हो गई। ठीक है, इसके अलावा जल घड़ी हो गई। ठीक है, जल घड़ियों में समय मापन हेतु किसी पात्र के भीतर से बाहर अथवा बाहर से भीतर की ओर जल के प्रवाह का उपयोग किया जाता था। अच्छा, यहाँ पर 2 प्रकार की घड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। देखिए अगर ध्यान से मैं इसको जूम करूं तो यहाँ पे मार्किंग दे रखी है, बाल्टी में मार्किंग दे रखी है, ऐसे मार्किंग है। ठीक है, इतने मिनट हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने मिनट हो गए। ठीक है, जब इस बाल्टी के अंदर से जल भरा जाता था तो एक छोटी सी बूंद बूंद करके इस छोटे बर्तन में बाहर निकलता रहता था। जब ये बाल्टी पूरी तरह खाली हो जाती थी तो हमें पता लग जाता था कि भाई इतना पानी निकल चुका है। ठीक है, तो ये एक पहली टाइप की घड़ी जो जल घड़ी है। ठीक है, दूसरे टाइप की घड़ी क्या थी बेटे, जल के अंदर एक छोटा सा कटोरा रख देते थे और इस कटोरे में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर छेद है। ठीक है ना, तो जब ये पूरा का पूरा भर जाता था कटोरा डूब जाता था, तो ये दूसरे प्रकार की हमारी जल घड़ी हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सबसे पहले एक
एक प्रकार की जल घड़ी, पहले प्रकार की जो है उसमें एक पात्र में लिया जाता था जल, ठीक है, जिसमें समय पर अंकन होता था, यानी कि जो टाइम है ये ऐसे अंकित होते थे, ठीक है, उससे बाहर की तरफ जल प्रवाहित होता है, यानी कि बाहर जल बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। दूसरी वाली में देखें तो जल घड़ी में कटोरा होता था, यहाँ पर देखिए कटोरा है, कटोरे के बीच में छेद है, ठीक है, और इसको तैराया जाता था, धीरे धीरे डूब जाता था, ठीक है, तो इसे पुनः निकालकर दोबारा से तैराया जाता था। ये दो प्रकार की हमारी जल घड़ियां हो गई। अगर बात करें रेत घड़ी तो आपने देखी भी होगी, है ना, आपने फिल्मों में इसको देखा होगा, जो बड़े बड़े ऑफिस में ये रखी रहती है। तो इसमें क्या होता है, जब रेत होती है दूसरी तरफ दूसरे बल्ब में गिर जाएगी तो समझ लो टाइम पूरा होगा, उसको वापस से हम पलट सकते हैं। इसके अलावा मोमबत्ती घड़ी का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ध्यान से अंकित हो रहे हैं कुछ शब्द दिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इस प्रकार से मोमबत्ती घड़ियों का भी बेटे इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अगर हम बात करें धूप घड़ी में, एक रोचक तथ्य है कि भाई पत्थरों से बनी सबसे बड़ी धूप घड़ी का नाम है सम्राट यंत्र। जो सबसे बड़ी जो घड़ी है, जो धूप घड़ी है, यानी कि धूप से टाइम देखने वाली जो घड़ी है, उसका नाम है सम्राट यंत्र, जो लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जयपुर में जंतर मंतर में बनाई गई थी, ठीक है। आज इसको यूनेस्को द्वारा बेटे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। यहाँ अनेक खगोलीय यंत्र स्थापित किए गए हैं। इसकी जो ऊंचाई है बेटे 27 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, जो कि छाया जो है इसकी 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर तक आगे बढ़ जाती है, ठीक है, और एक मापक पर पड़ती है, जिसे 2 सेकंड तक की अल्पविधि को मापने के लिए आशंकित किया गया है। तो यानी कि इस पर रीडिंग्स भी बनाई गई हैं जिससे आप समय को अच्छे से नाप सकते हैं, ठीक है। अगर आगे देखिए ये आपके बेटे पानी की वाली घड़ी बनाने का तरीका है, तो ये आप इसको देखकर बना सकते हैं, ठीक है। एक और रोचक तथ्य की बात करेंगे, प्राचीन भारत में समय का मापन छायाओं से, हमने देखा कि भाई छाया घड़ी होती थी, जल घड़ियाँ होती थी, ठीक है, छाया आधारित समय मापन सबसे प्राचीन। अच्छा, इसके बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है कि जानकारी मिलती है कि छाया घड़ी का इस्तेमाल कब से हो रहा है, तो एक कौटिल्य नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी है। अच्छा, कौटिल्य जी के 3-4 नाम है, तो मैं बताता हूँ, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कि 2री शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच में लिखी गई है। उसमें प्राप्त होता है कि हमें छाया घड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखने को मिल जाती है, ठीक है। सामान्य संवत 530 के आसपास में वराहमिहिर एक और व्यक्ति आते हैं, उन्होंने ऊर्ध्वाधर छड़ी की छाया के पदों में समय ज्ञात करने का एक सटीक व्यंजक भी दिया था, ठीक है। तो वराहमिहिर जी ने क्या दिया है, ऊर्ध्वाधर छड़ी यानी कि सीधी खड़ी छड़ी से हम छाया से टाइम का पता लगा सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये तो होगी छाया घड़ी की बात। अब जल निष्क्रमण प्रकार की जल घड़ियों का वर्णन अर्थशास्त्र के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, और शार्दुल कर्णावधान, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, तथा कुछ अन्य ग्रंथों में सामान्य संवत की प्रारंभिक शताब्दियों में किया गया है। यानी कि हमें छाया घड़ी के बारे में भी और जल घड़ियों के बारे में भी कुछ ना कुछ ग्रंथों में हमको देखने को मिल जाता है। इन घड़ियों के द्वारा बताया गया समय बहुत यथार्थ नहीं था, यानी कि पूरा एक डिटेल्ड टाइम तो ये नहीं बता पाती थी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जल का स्तर घटता रहता था वैसे वैसे प्रवाह की दर कम होती जाती थी। अब देखिए ऊपर तो जो जब बाल्टी पूरी भरी होगी तो उसमें जल जल्दी जल्दी जाएगा, लेकिन जैसे ही जल बेटे कम होता रहेगा तो जल की जो रिसने की गति है वो भी कम हो जाती थी, इसलिए अच्छी तरीके से टाइम नहीं बता पाती थी। इसलिए इससे प्लवमान पात्र की एक घड़ी व घंटिका यंत्र के विकास का पथ प्रशस्त हुआ। ये दूसरे प्रकार की घड़ी आपने देखी थी ना, जिसके अंदर वो कटोरा डूब जाता था, तो वो वाली घड़ी बनाई गई, ठीक है। इसका पहला उल्लेख आर्यभट्ट ने किया था बेटे। उसके बाद अनेक खगोलीय ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया। बौद्ध मठों में, राजमहलों में, नगर चौराहों पर नियमित रूप से घटिका यंत्र को सहायता से समय को मापा जाने लगा। जब जब पात्र डूबता था तो घोषणा कर देते थे, ढोल बजा देते थे, शंख बजा देते थे, घंटा बजाकर लोगों को टाइम बताया जाता था कि भाई इतना टाइम हो गया क्योंकि वो कटोरा डूब चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके बताया जाता था। धीरे धीरे बाकी जो लोलक घड़ियां आ गई, जो लोलक यानी कि पेंडुलम वाली घड़ियां जो आज के टाइम पे चलती हैं, ठीक है, वो आ गई, ठीक है। और लेकिन फिर भी ये जो दूसरी वाली घड़ियां थी धार्मिक वाली जगह पर इनका इस्तेमाल होता रहा, ठीक है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, विशेषकर जब लोगों ने दूरस्थ स्थानों, दूरस्थ यानी कि दूर की जगह पर यात्रा करनी शुरू करी, तो समय को नापना बेटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण 14वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में भारों, गियारों, कमानियों द्वारा प्रचलित समय मापन की उत्तरोत्तर उन्नत हुई यांत्रिक युक्तियों का विकास हुआ, यानी कि बहुत सारी मैकेनिकल घड़ियां आने लग गई, ठीक है। तथापि 17वीं शताब्दी में लोलक घड़ी के आविष्कार को यांत्रिक उपकरण द्वारा समय मापन के क्षेत्र में एक प्रमुख खोज माना जाता है। और एक सबसे बड़ी खोज जो हुई वो हुई बेटे लोलक घड़ी की, यानी कि हमारी पेंडुलम वाली घड़ी की, जिसमें ये गोलक होता है, वो इधर से उधर गति करता रहता है और हमें टाइम का पता लगता रहता है, ठीक है। अगर इसके बारे में हम और डिटेल में जाने तो लोलक घड़ी का आविष्कार सामान्य संवत 1656 में हुआ बेटे, और सामान्य संवत 1657 में क्रिश्चियन हाइगिन्स एक व्यक्ति हैं, इन्होंने इसे पेटेंट भी करवा लिया। पेटेंट का मतलब क्या होता है बेटे? पेटेंट होता है कॉपीराइट ले लेना। आप सभी बच्चों को ये तो पता ही होगा। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे कोई हम वीडियो डालते हैं, ठीक है, अगर हम किसी दूसरे की वीडियो कॉपी करके डालेंगे तो वो उस पर कॉपीराइट डाल देगा और वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से पेटेंट में क्या होता है बेटे, अगर हम किसी भी जिस बंदे ने उस चीज़ को पेटेंट कराया है, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हर्जाना हमको देना पड़ेगा या हम पे केस भी हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ उससे रिलेटेड है
और उसके बिना अनुमति के हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है पेटेंट, ठीक है। तो लोलोको पर किए गए प्रयोगों से प्रेरणा प्राप्त की थी ऐसा। अच्छा, उन्होंने एक व्यक्ति थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है, ये क्रिश्चियन हैगेंस ने गैलीलियो गैलीली की जो चीज़ें थी उनको देखकर ये बनाया था, ठीक है ना। तो ये हुआ था, प्रेरणा ली थी, मतलब पूरा तो कॉपी नहीं किया लेकिन प्रेरणा जरूर ली थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, गिरजाघर में बैठे हुए थे गैलीलियो, उन्होंने देखा छत पर ना एक लैंप लटक रहा है और वो दोलन कर रहा है। दोलन यानी कि वो गति कर रहा है, कभी देखिए ऐसे वो लटक रहा था तो कभी इधर जा रहा है, ठीक है, कभी इधर से जा रहा है, ठीक है। तो आगे पीछे की तरफ वो बेटे गति कर रहा था। तो उसी को देखकर उन्होंने सोचा कि भाई अपनी नाड़ी को देखा, यानी कि अपनी कलाई को पकड़ा होगा, अपनी धड़कन को देखा होगा और उन्होंने देखा कि भाई यार ये तो 1 सेकंड में इधर जा रहा है, 1 सेकंड में इधर जा रहा है, बराबर बराबर जा रहा है। तो उन्होंने इसी प्रकार से इसको जो इस्तेमाल किया वो समय नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है बेटे सरल लोलक, यानी कि किस प्रकार से पूरी तरीके से। अच्छा, ये जो अब तक हमने पढ़ा है ना, जो अब तक हमने ऊपर पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन मान के चलिए। अब जो हमारा असली टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। पेपर जो आएगा वो यहीं से आना शुरू होगा, ऊपर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आया तो छाया घड़ी और जल घड़ी के बारे में थोड़ा बहुत आ सकता है, वरना तो असली जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सरल लोलक में एक छोटी धातु की गेंद होती है, ठीक है, जिसको लोलक का गोलक बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए गोलक है ये, ठीक है, एक दृढ़ आधार होता है जिससे धागे को बांधा जाता है, ठीक है, नॉर्मल धागा है ये। अब इस धागे से एक लोहे की या भारी गेंद को टांग दिया जाता है जिसको हम गोलक कहते हैं, ठीक है, जो कि चित्र में दिखाया गया है, वैसे इसको लटका दिया जाता है। अब क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ लीजिए। देखिए ये जो दोलन है ना बेटे, ये आवर्ती गति करता है। अब आवर्ती गति होती क्या है उसको मैं समझा देता हूँ। आगे पीछे की गति, ठीक है, आगे पीछे की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं, जिसको हम कंपन के नाम से भी जान सकते हैं बेटे। देखिए मान लीजिए अब यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारा ये जो गोलक है ये बीच में रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं माध्य स्थिति। अगर वो बीच में है तो इसको बोलेंगे माध्य स्थिति में है, ठीक है। जब इसको हम इस तरफ खींचेंगे, जहां तक हम खींचेंगे उसको बोलेंगे चरम स्थिति। क्या बोलेंगे बेटे? चरम स्थिति। जितना हम यहां पर खींचेंगे उसी एंगल तक वो दूसरी तरफ भी जाएगा बेटे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, देखिए जब क्या होगा अगर हमने इसको यहां से खींचा। अच्छा, 2 प्रकार से इसके दोलनों को हम नापते हैं, ठीक है, ये ध्यान से आप समझ लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं, पहले ध्यान से आप समझिएगा। मान लीजिए ये जो है हमारा बीच में है एकदम, है ना, अभी जो लोलक है वो हमारा एकदम बीच में है, यहाँ पर बीच में है। मैंने इसको यहाँ तक खींचा, यहाँ से जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बा से सा तक जाएगा और सा से फिर बा तक आएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कि भाई एक दोलन पूरा हो गया। क्या बोलेंगे हम? एक दोलन इसने पूरा कर लिया है। बा से सा पे गया और सा से फिर वापस बा पे आ गया, इसको बोलेंगे हम एक दोलन पूरा हो गया। एक तो इस तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है। एक हम बोलेंगे कि भाई आ से बा तक खींचा था, बा से फिर आ पे आएगा, आ से सा पे जाएगा, सा से फिर आ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको नाप सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा, ठीक है। विराम अवस्था में लोलक अपनी माध्य स्थिति में होता है, यानी कि बीच में लटका रहता है। जब लोलक को एक थोड़ा सा खींचा जाता है गोलक को, ठीक है, तो छोड़ा जाता है तो दोलन करने लगता है, यानी कि आवर्ती गति करने लगता है, ठीक है। अब आवर्ती गति यानी कि वापस से आ जाता है अपनी जगह पर, आगे पीछे की गति करता है वो। जब किसी लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति आ से चलता है, आ से इसको चलाया गया और बा पर इसको लेके जाएगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो अपनी दिशा बदलेगा, दूसरी बार पहुंच जाएगा सा पर। आ से बा पर लेके गए, बा से सीधा सा पे पहुंच जाएगा वो, ठीक है। सा पे पहुंचने के बाद दोबारा से बेटे वो आ पे ही आएगा, ठीक है। तब यह कहा जाएगा कि लोलक का एक दोलन पूरा हो गया है। जब लोलक का गोलक एक चरम स्थिति बा से सा पर जाएगा, ये तो पहली स्थिति, ये थी ना, आ से बा तक खींचा, बा से सा पे गया, सा पे फिर वापस आ पे आ गई, ये पहली स्थिति हो गई। ये दोनों तरीके एक ही हैं, दोनों तरीके एक ही हैं, याद रखिएगा। चाहे इस वाले को समझो चाहे उस वाले को समझो, ठीक है, आना तो बीच में ही है, ठीक है। तो यही है, ठीक है, या तो बा से सा वाला करो या तो सा से बा वाला करो, दोनों में जो दूरी हो रही है ना, दूरी वो एक ही बराबर की दूरी है, ठीक है। इसको चाहे इधर प्लस करो चाहे इधर प्लस करो, दोनों की जो दूरी है बेटे वो बराबर ही रहेगी, ठीक है। तो चाहे बा से सा पे गया और सा से बा पे आया, एक ये तरीके का हो गया, ठीक है। एक हो गया कि भाई आ से बा पे था, बा से सा पे जाएगा, फिर वापस आ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम उसी प्रकार में गिनेंगे। ये भी दोलक का एक गोलन जो दोलन काल है वो पूरा माना जाता है, ठीक है। तो दोलन पूरा माना जाता है, ठीक है। किसी लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे उसका दोलन काल भी कहा जाता है बेटे। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोलन काल के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आप अपना खुद का भी ये बना सकते हैं, तो ये आगे देखिए। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटे? देखिए निष्कर्ष निकालते हैं किसी निश्चित लंबाई के लोलक। अच्छा, अब इसकी लंबाई पर डिपेंड करता है कि ये भाई कितना ज़्यादा ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें सेम लंबाई के जो होंगे ना, सेम लंबाई के, वो एक ही जैसी गति करेंगे। निश्चित लंबाई के लोलक एक ही स्थान पर दोलन का लगभग अचर रहता है, बराबर रहता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अभी भी आपने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रयोग किया है कि पहली बार गैलीलियो द्वारा किया गया था, ठीक है। केवल एक बात आपके द्वारा किए गए प्रयोगों में भिन्न रही कि समय के मापन के लिए आपने नाड़ी स्पंदन यानी कि जो धड़कन है हमारी उसके स्थान पर घड़ी का उपयोग किया,
ठीक है। मान लीजिए आप गैलीलियो हैं और लोलकों को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए आपके अन्वेषण के क्या क्या बिंदु होंगे, ठीक है, आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, कौन से प्रश्न होंगे जिनके उत्तर पाने के लिए आप प्रयोग करेंगे, क्या सभी लोलकों के दोलन काल समान होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि बेटे जो हाइट पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना लंबा होगा वो उतना उसकी हाइट पर डिपेंड करेगा कि वो कितने दोलन कर पाएगा, ठीक है ना। देखिए 3 अलग अलग लंबाई के, इन्होंने बोला भी है कि भाई 3 अलग अलग लंबाई के साथ इसको चेक करो, फिर देखो क्या दोलनकार बदलता है, क्या ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर बराबर हाइट के होंगे तो बराबर दिखाएंगे, अगर लंबाई इनकी अलग होगी, एक नियत लंबाई होगी, तो वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के गोलकों के लोलक बनाएंगे, यानी कि अलग अलग वजन वाले भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सरल लोलक का दोलनकार इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई लंबाई पर ही सबको निर्भर करेगा, किंतु गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, वजन पर निर्भर नहीं करता, लेकिन लंबाई पर जरूर निर्भर ये करता है। अगर वजन अलग अलग भी होगा तब भी वो बराबर करेंगे अगर उनकी लंबाई बराबर है तो, लेकिन अगर लंबाई ज़्यादा छोटी है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, तो उनमें अंतर आ सकता है, ठीक है। किसी एक स्थान पर एक ही लंबाई के सभी दोलनों का जो दोलन काल होता है लोलकों का वो समान ही होता है, यानी कि अगर लंबाई सेम है तो उनका जो दोलन होगा वो बराबर होगा, लेकिन लंबाई अगर आगे पीछे है या थोड़ी ज़्यादा कम है तो वो डिफरेंट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। किसी निश्चित लंबाई के सरल लोलक का एक ही स्थान पर दोलन काल नियत होता है, बराबर होता है, ठीक है। लोलक के इस गुण का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है। चाबी घड़ियाँ चाहे वो पुरानी हो या नहीं, किसी न किसी ऐसे सतत आवर्ती प्रक्रम पर आधारित होती हैं जिसका उपयोग सामान्य समयावधि को अंकित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे आधुनिक घड़ियों में समय मापन के उसी आधारभूत सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, किंतु ये तो किसी क्वार्ट्ज मणिव के अथवा किसी विशिष्ट परमाणु के सूक्ष्म एवं अत्यंत द्रुत कंपनों का उपयोग करती हैं, ठीक है। यानी कि आज की जो घड़ियाँ बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ठीक है। हाइगेंस की पुरानी लोलक घड़ियों के प्रतिदिन 10 सेकंड आगे या पीछे हो जाने की संभावना बनी रहती थी, यानी कि पहले की जो घड़ियाँ थी उनमें टाइम में बेटे त्रुटि हो जाती थी, गलती हो जाती थी, क्योंकि घड़ियाँ कभी 10 सेकंड आगे हो जाती थी, कभी 10 सेकंड पीछे हो जाती थी। लेकिन जो आज की घड़ियाँ हैं वो कई लाखों सालों में भी बदलती नहीं है, इतनी परिशुद्ध होती हैं कि लाखों सालों में मात्र 1 सेकंड का अंतर आता है उनके अंदर, और उतना ज़्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो यानी कि आज की जो घड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। अब बात करते हैं समय का मापन, यानी कि समय का एसआई मात्रक, यानी कि समय को किस विधि से हम नापते हैं। देखिए सबसे छोटी जो इकाई है जिसको, देखिए एसआई मात्रक होता क्या, पहले ये समझिए क्या होता है बेटे। आपके यहाँ पर समय को मान लीजिए अलग तरीके से नापा जाता है, किसी और जगह अलग तरीके से नापा जाता है, तो ऐसा ही मात्रा क्या करता है भाई, पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट दे देता है कि भाई इस प्रकार से हम नाप सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये काम करेगी। तो समय का जो ऐसा ही मात्रक है उसको सेकंड में नापा जाता है, यानी कि सबसे छोटा जो मात्रक है उसको सेकंड में नापते हैं। सेकंड से बड़ा बेटे आपका मिनट हो जाएगा, मिनट से बड़ा आपका आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको नाप सकते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जैसे कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, आपको पहले से पता है, ठीक है। समय के मात्रकों और उनके प्रतीकों को लिखने के लिए कुछ मानक नियम बनाए गए। क्या नियम है बेटे वो देखिए। सबसे पहले तो जितने भी जो अक्षर है ना बड़े वर्ण और छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे, यानी कि छोटा लिखा जाएगा। जैसे सेकंड है, मिनट है, घंटा है, तो सभी छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगी, ठीक है। जैसे कि जो है सेकंड को एस लिखा जाएगा केवल, मिनट को MIN और एच को छोटा एच लिखा जाएगा, बड़े में नहीं लिखा जाएगा। ये सदैव एक वचनात्मक रहेंगे, यानी कि अगर आप चाहो कि भाई 10 मिनट है तो 10 मिनट्स कर दूं, नहीं 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 नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको MIN ही लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में क्या बेटे, किसी भी पूर्ण बिंदु, आप चाहे बिंदु लगा दूं तो बिंदु भी नहीं लगा सकते, आपको MIN लिख के ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए रोचक तथ्य है कि घटिका यंत्र के पात्र में छिद्र ऐसा बनाया गया था कि इसको भरने और डूबने में 24 मिनट लगते थे। अच्छा, जो कटोरे वाली जो बात कर रहे हैं, जो कटोरे वाली घड़ी थी उसमें ऐसा छेद बनाया जाता था कि उसको डूबने में 24 मिनट लगते थे। इसी घड़ी द्वारा मापे गए इस समय को एक मात्रक माना जाता था, ठीक है, और घटी नाम दिया गया इसी वजह से इसको, ठीक है, जिसका मानक मात्रक बन गया और शताब्दी के अंत तक प्रचलन में रहा ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था ये मेथड, ठीक है। इस प्रकार 24 घंटे का 60 समान घटियों में विभाजित किया गया था, यानी कि 60 बार उसको भरा और निकाला जाता था, ठीक है। आगे देखिए विज्ञान एवं समाज के अंदर एक और टॉपिक है आपका ये, आज के जगत में 1 सेकंड के सूक्ष्म अंकों का भी मापन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अच्छा, यानी कि हमने देखिए बेटे, हमने देखा कि सेकंड से भी छोटी इकाई को आज हम टाइम के रूप में नाप सकते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। जैसे कि मान लीजिए दौड़ प्रतियोगिताओं में, ठीक है, विजेता सुनिश्चित करने के लिए मापक यंत्र सेकंड के 100वें भाग यानी कि 1000वें भाग, 100वां भी 1000वां भी यानी कि मिली सेकंड तक नाप सकते हैं कि कौन सा पहले धावक क्रॉस किया है रिबन को या नहीं किया है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूं मैं, उसमें जैसे हृदय की गति हो गई, ECG है ना, ECG की मशीन तो बेटे मिली सेकंड में हुए परिवर्तनों को भी पता लगा सकती है। संगीत में डिजिटल अभिलेखन में ध्वनि का प्रग्रहण प्रति हजारों सेकंड के बार बार भी किया जा सकता है, जिसमें इसका श्रवण करते समय सतत मधुर ध्वनि प्राप्त हो। यानी कि जो हमारी घड़ियां हैं, घड़ी की जो छोटी से छोटी जो इकाइयां हैं उनका इस्तेमाल भी होता रहा है, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें स्मार्टफोन हो गया और कंप्यूटर हो गया, ये तो बेटे माइक्रो सेकंड यानी कि 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग इतना ज़्यादा तीव्र गति से माप सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ये हमारा
जो घड़ियाँ हैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये है इसके अंदर। अब कोई भी चीज़ धीमी है या कोई भी चीज़ तेज़ है ये कैसे पता लगेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप हमारे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जो सवाल हैं वो शुरू हो जाते हैं। धीमा या तेज़ की जरा बात देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप दो बच्चे अगर दौड़ मार रहे हैं, ठीक है, तो जो तेज़ दौड़ मारेगा वो पता लग जाएगा भाई तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन उसके लिए क्या हमें को देखना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कोई धावक 100 मीटर की दौड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता लग जो सबसे आगे होगा वो तेज़ दौड़ रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो लेकिन क्या होता है बेटे, किसी क्षण पर जो धावक अन्य सभी से आगे है वो सबसे तेज दौड़ रहा है, हमको पता लग गया है, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने समान समय में यानी कि बराबर के टाइम में सबसे ज़्यादा दूरी तय की है वो तेज धावक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं समय अंतराल में जो भी ज़्यादा काम करेगा उसी को हम बोलेंगे कि वो तेज चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम चाल से परिभाषित करते हैं, ठीक है। चाल क्या होता है बेटे, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में यानी कि दिए गए समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। अब जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो तेज़ दौड़ेगा, जिसकी चाल कम होगी वो तेज काम कर पाएगा, धीरे काम कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। यदि हमें किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है वो ज्ञात करना हो तो हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले मैं बनवा दूंगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। देखिए अगर आपको चाल निकालनी है, किसी भी वस्तु की आपको चाल निकालनी है, तो क्या करेंगे आप, जितना टाइम उस वस्तु ने लिया है ना उस काम को करने के लिए या कितनी दूरी तय की है, इन दोनों को भाग कर दीजिए। चली गई दूरी को टोटल टाइम से, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे आपकी चाल निकल जाएगी, ठीक है। अब ये जो चाल होती है इसको मीटर पर सेकंड में निकाला जाता है, अगर ज़्यादा बड़ी यूनिट है तो उसको किलोमीटर पर आवर में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल भी हम देखेंगे, जैसे चाल को अन्य मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, जैसे हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं तो चाल को भी हम बेटे किलोमीटर प्रति घंटे में नाप सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, स्वाति का विद्यालय उसके घर से 3.6 किलोमीटर की दूरी पर है, किलोमीटर की दूरी पर है। साइकिल चलाकर वह अपने घर से विद्यालय तक 15 मिनट में पहुंच जाती है। उसकी साइकिल की चाल को मीटर पर सेकंड में निकालना है। यहाँ पर बेटे बोला है कि मीटर पर सेकंड में निकालो, तो यहाँ पर किलोमीटर है तो किलोमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इकाई है वो मीटर में है ना कि किलोमीटर में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमको सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी। और सेकंड में है, देखिए मीटर और सेकंड का इस्तेमाल करना है, तो ये मिनट में है तो इसको भी हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, ये किलोमीटर में इसको भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमको पता है 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 3.6 किलोमीटर उसने बोला है, तो 3.6 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 15 मिनट में हमें सेकंड में बदलना है तो 60 सेकंड में होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो मोटा मोटी आपका सवाल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, 3.6 किलोमीटर था, उसमें 1000 मल्टीप्लाई करा और 15 गुणा 60 कर दिया, तो 3.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बेटे आपका 3600, ठीक है। और 15 गुणा 60 हो जाएगा आपका 900, ठीक है। 0 से 0 कट गया तो 9 चौक 36, यानी कि आपका 4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाल को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया चाल निकालने का तरीका, ठीक है। इसके अलावा चाल, दूरी एवं समय में संबंध, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए आपने मैथ तो करी होगी, है ना, आपने मैथ तो आती है आपको, इतने तो आप गवार नहीं हो कि बेटे आपको मैथ नहीं आती, आपको थोड़ी बहुत तो फॉर्मूले बनाने आते होंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एक बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको चाल दिया है और चाल का फॉर्मूला बोल दिया कि भाई टोटल टाइम में से टोटल डिस्टेंस को घटा देंगे तो टाइम हमारी चाल निकल जाएगी। लेकिन अगर मान लो वो पूछे कि भाई दूरी निकालना है, हमको दूरी निकालना है, चाल नहीं निकालना, चाल तो हमारे पास है, दूरी निकाल दो, तो हम क्या करेंगे बेटे, ये दूरी जो है ये बटे में है तो इसको इधर फेंक देंगे, और चाल को गुणा में ले आएंगे, ठीक है। ये देखिए सेम ये चीज़ यहाँ पे कर रखी है, फॉर्मूला ही चेंज किया और कुछ नहीं किया। दूरी निकालनी होगी, चाल गुणा में टाइम मत कर देंगे। लेकिन अब वो बोल दे कि भाई मेरे को तो टाइम निकालना है, तो टाइम बटे में इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, भाग में कर देंगे। चाल को इधर इस देखिए जगह चेंज कर देंगे, चाल को हम इधर डाल देंगे और लिए गए कुल समय को इधर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल दूरी बटे में चाल, और इससे निकल जाएगा हमारा टोटल समय, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। राघव एक बस में बैठकर निकट के शहर जा रहा है। बस लगातार 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि उसको शहर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं तो वो कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, दूरी पूछी गई है। दूरी कैसे निकालनी है, गुणा करके चाल और टोटल टाइम को गुणा कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 50 गुणा 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 किलोमीटर, सीधा सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है, इसे 360 किलोमीटर की दूरी तक रही है, तो टाइम बताना है। अब टाइम का फॉर्मूला देखिए, टाइम का फॉर्मूला है टोटल चली गई दूरी को चाल से भाग कर दो, ठीक है। तो सिंपल 360 को 90 से भाग करा तो हमारा 4 घंटे आ गया, ठीक है। ये जो हमारा निकला है बेटे वो है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है वो जान लीजिए। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप गति कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी वस्तु रियल लाइफ में ना, मान लीजिए बेटे ये ट्रैक है, ठीक है, अगर आप यहाँ से चल रहे हो ना
तो ये तो है नहीं कि भाई मान लीजिए यहाँ से एक हो गया 5 किलोमीटर, यहाँ पर हो गया 10 किलोमीटर। अगर मान लीजिए आप 5 किलोमीटर तक चले हो तो 2 किलोमीटर की पर आवर से स्पीड से चले होगे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हो। तो ज़रूरी तो नहीं है बेटे आप बराबर 2 किलोमीटर से चलते रहे, क्योंकि रोड़ी बजरी या गड्ढे वड्ढे भी आते हैं तो आराम से भी चलना पड़ता है, धीरे भी चलना पड़ता है, तेज भी चलना पड़ता है। तो रियल लाइफ में कोई भी वस्तु एक कंटिन्यूस गति से चल नहीं सकती। तो इसलिए जो चाल निकाली जाती है इसको हम बोलते हैं बेटे औसत चाल, यानी कि बीच की, यानी कि जो आपका जो आंसर आता है वो औसत में नापा जाता है, ठीक है ना, एवरेज में नापा जाता है, ना कि पूरा परफेक्ट उसमें नापा जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका। अच्छा, बाइक के अंदर बेटे आपको 2 मीटर देखने को मिलेंगे, वही इसके बारे में बता रहे हैं कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार एवं बस में 2 मीटर होते हैं। ये वाला जो मीटर होता है ये तो हमको बेटे स्पीड दिखाता है, यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर स्पीड लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या है, ये जो डब्बा है जिसके अंदर वो चलते रहते हैं नंबर, ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटे पथमापी। एक होता है चाल मापी जो कि स्पीड बताएगा, यानी कि चाल बताएगा, चाल का मतलब स्पीड होता है। और पथमापी इसको बोलते हैं ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं बेटे, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर हमको क्या बताता है बेटे, ऑडोमीटर हमको बताता है बेटे कितना हमने डिस्टेंस कवर किया है, कितना हमने डिस्टेंस, यानी कि हमने कितनी दूरी तय की है, दूरी के बारे में हमको ये जो है ना, ये दूरी के बारे में हमको बताता है, ये हमको बेटे दूरी के बारे में हमको ये बताता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसमें से आपका चैप्टर आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक समान असमान गति, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं इसको करवाने से पहले आपको ना यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आप ध्यान से समझिए। एक रेलगाड़ी एक्स है, ठीक है, और एक रेलगाड़ी वाई है, ठीक है। दोनों की टाइम देखेंगे हम। सबसे पहले अगर आप देखें 10 बज रहे हैं, 10 होगा, 10:20 होगा, 10:30, 10:40, 10:50 और 11 बजे, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है कि 10 बजे रेलगाड़ी एक्स जो थी 0 किलोमीटर की स्थिति पे थी, यानी कि 0 जगह पे थी, को विराम अवस्था में थी, चल नहीं रही थी, ठीक है, उसकी दूरी भी 0 है। ऐसे ही रेलगाड़ी वाई है, ठीक है। रेलगाड़ी एक्स 10 मिनट बाद 20 किलोमीटर की स्पीड उसने पकड़ी और 20 वो चलती रही। दूरी अगर आप देखें तो यहाँ पर सेम दूरी वो तय कर रही है और सेम टाइम में तय कर रही है, ठीक है। 10 मिनट में वो 20 थी, फिर 20 मिनट में 40 हो गई, फिर 60 हो गई, 80 हो गई, 100 हो गई, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है सेम टाइम में। देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। एक समान गति क्या है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कोई भी वस्तु पूरा करे, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कोई वस्तु पूरा करती है तो उसे बोलते हैं असमान गति, एक समान गति, एक जैसा, डिट्टो। अगर आप पहले 1 मिनट में 100 किलोमीटर चले, दूसरे 1 किलोमीटर में भी 100 किलोमीटर चले, तीसरे 1 किलोमीटर में भी 1 मिनट में 100 किलोमीटर चले, उसके बाद 1 मिनट में फिर 100 किलोमीटर चले, यानी कि आपकी जो गति है वो बदली नहीं, आपका टाइम है जो बदला नहीं, उसे बोलेंगे एक समान गति। अगर आपका टाइम और गति दोनों बदल रहे हैं उसे बोलेंगे असमान गति। सिंपल सा नॉर्मल सी बात है। एक समझ आ गया तो दूसरा अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा। इसका और अच्छे से अगर आपको समझना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। देखिए क्या है बेटे, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है हमारे पास और एक ये रास्ता है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, इसको कुचड़ू करना है हमको, ऐसे ये रास्ता है हमारे पास। अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं बेटे और यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, और आप बेटे यहाँ पे 2 मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ तक तो पहुँचे 5 मिनट में, इसके बाद जो पहुँचे यहाँ भी 5 मिनट में ही पहुँच गए। तो ये आपने टाइम और डिस्टेंस दोनों बराबर मात्रा में पूरा किया है, तो इसको बोलेंगे हम बेटे एक समान गति। क्या बोलेंगे, एक समान। इसको हम बोल देंगे कि भाई एक समान टाइम पे समान दूरी तय कर ली हमने तो एक समान गति हो गई, समान समय पे समान दूरी तय कर ली तो एक समान गति हो गई। लेकिन मान लीजिए ऐसा रोड है, ठीक है, ऐसा रोड है जिसमें क्या है बेटे, गड्ढे भी हैं, तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं कम भी होना पड़ेगा, अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, कभी ज़्यादा करना पड़ेगा, कभी कम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन है तो ये एक सीधी रेखा ही, तो यहाँ पर बेटे क्या टॉपिक का नाम भी क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, रेखीय गति। मैं बताना भूल गया था आपको, ये रेखीय गति है। रेखीय यानी कि रेखा यानी कि सीधी रेखा यानी कि एक सीधा पथ, सीधा रास्ता। तो एक सीधे रास्ते में आपको रुकना पड़ेगा, कभी चलना पड़ेगा। अगर आप बराबर सेम टाइम में सेम स्पीड तय कर रहे हो तो उस गति को बोलेंगे एक समान गति। अगर आप अलग अलग टाइम पे चल रहे हो, यानी कि अगर 1 मिनट में आप 2 किलोमीटर चले,
फिर 1 मिनट में आप 3 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर में आप फिर 2 किलोमीटर चले, या फिर अगले 1 किलोमीटर में आपने 5 किलोमीटर तक चल दिए, तो ये आपका टाइम बदल रहा है। आपका जो वो है ना बेटे, डिस्टेंस आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग कवर कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे असमान गति। असमान गति क्या बोलेंगे बेटे इसको? असमान रेखीय गति, यानी कि एक रेखा में चल रहे हैं आप, ठीक है, तो असमान गति इसको हम कह सकते हैं। तो ये होता है आपका जो टॉपिक है, ये कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला चैप्टर किस क्लासेस की मैं स्टार्ट करूँ या कौन से सब्जेक्ट की मैं स्टार्ट करूँ वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय श्री राम।